बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं इंडिया न्यूज और डी डायनामिक्स का सबसे रीसेंट ओपिनियन पोल में एनडीए की बन रही है सरकार। ओपिनियन पोल में एनडीए को 383 सीटें मिलती दिख रही हैं। ओपिनियन पोल में इंडिया को महज 109 सीटें मिलती दिख रही हैं। ओपिनियन पोल में अन्य को 51 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ओपिनियन पोल में मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इंडिया न्यूज और डी डायनामिक्स का सर्वे, जिसमें एक बड़ा सैंपल 3 जनवरी से 7 अप्रैल के बीच में शामिल किया गया, और इस सैंपल के निकले नतीजों को अगर समझा और माना जाए तो 383 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन 109 सीटों के साथ है, अदर्स 51 के साथ है। पूरी स्क्रीन को समझिए और स्क्रीन पर हर क्षेत्र के हिसाब से कहां कितनी सीटें मिल पा रही हैं और किसे मिल पा रही हैं, उसे भी आप अच्छी तरीके से देख और समझ सकते हैं। कहां कहां कितनी सीटें हैं और ओवरऑल आंकड़ा जो जा रहा है वो कितना जा रहा है। चलिए तो अब डाटा की बात कर लेते हैं। राजस्थान का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। राजस्थान में क्या कुछ तस्वीर निकल कर आ रही है वो आपके टीवी स्क्रीन पर हम इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर 23 बीजेपी के खाते में जा रही है और अदर्स के खाते में 2। लेकिन यहां पर हमारा सर्वे कह रहा है कि कांग्रेस को निराशा हाथ लग रही है। कुल 25 सीटें राजस्थान से हैं, जहां पर 2 अदर्स के खाते में और कांग्रेस के खाते में 0 हमारे सर्वे में निकलकर सामने आ रहा है। कांग्रेस में राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें, और राजस्थान के बाद गुजरात का रुख कर लेते हैं। वो राज्य है जो कि प्रधानमंत्री का गृह राज्य है। गुजरात क्या सोच रहा है, इस सर्वे में हम गुजरात का रुख कर लेते हैं। और गुजरात की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 26 सीटें हैं कुल, और 26 की 26 सीटें बीजेपी के पास जाती दिखाई दे रही। यहाँ अदर्स को कुछ नहीं मिल रहा है और कांग्रेस के हाथ भी खाली ही दिख रहे हैं। तो यहाँ से 26 सीटें और 23 सीटें अगर राजस्थान की मिला ले तो इन 2 राज्यों से करीब 49 सीटें एनडीए या बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। गुजरात, जहां पर पिछले लंबे समय से बीजेपी ने कब्जा किया हुआ है, विधानसभा स्तर पर बीजेपी वहां पर का दबदबा बना हुआ है लगातार, और लोकसभा की सीटें भी, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का गृह राज्य है, लिहाजा वहां से आती हुई सर्वाधिक दिख रही हैं। तो इसमें कोई 2 राय नहीं। मयंक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डी डायनामिक्स से। मयंक, बहुत स्वागत है आपका। और मयंक, हम राजस्थान और गुजरात के आंकड़े दिखा चुके हैं। एक लंबा सेशन आपने अलग अलग राज्यों को भी एक्सप्लेन करते हुए कवर किया, लेकिन इन 2 राज्यों में कोई चौंकाने वाली बात आपके सर्वे में? बिल्कुल। जब शुरुआत करते हैं राजस्थान से, तो जब राजस्थान का हम लोगों ने सैंपल कलेक्ट करना शुरू किया था तो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि बीजेपी के अलावा कोई और वहाँ पे आएगी किसी भी सीट पे। बट जैसे जैसे सर्वे ख़त्म होने के कागार पे आया, तब हम लोगों को दिखा कि 2 ऐसी सीट है जो इंडिपेंडेंट जो वहाँ के कैंडिडेट हैं वो सीधा सीधा टक्कर दे रहे हैं बीजेपी में, और सेंधमारी 2 सीट की बीजेपी के कहीं ना कहीं गढ़ से हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एक बेनीवाल हैं, वो जो है उनका 1 सीट तो हम लोग अगर निर्दलीय में रखें अभी फ़िलहाल, क्योंकि एक और सीट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका जो रविंद्र सिंह भाटी जो अभी काफ़ी उभर के निकल रहे हैं, एक युवा नेता हैं, वहाँ पे वो सीट में भी कहीं ना कहीं बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी करती हुई हम लोगों को दिख रही है। दूसरी बहुत एक आश्चर्यजनक बात हम लोगों को दिखी, आप बोलेंगे कि अगर 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर वहाँ पे जीत सकते हैं तो कांग्रेस में क्या हो गया है, कांग्रेस को कौन सा जंग लग गया है कि कांग्रेस वहाँ पे काम नहीं कर रही है। कांग्रेस अभी भी वो जो ग्राउंड पे उन लोगों ने पिछले सरकार में जो उन लोगों ने काम किया, उसका कहीं ना कहीं हर्जाना अभी भी ग्राउंड पे हम लोगों को देखने मिल रहा है, जिसका खामियाजा कांग्रेस अभी भी भुगत रही है। बहरहाल एक ऐसी सीट है चुरू की, जहाँ पे बहुत नेक टू नेक कंपटीशन है, और जो शायद ये 1 सीट कांग्रेस के पाले में जाए।
बट अभी फिलहाल जो हम लोगों के पास आंकड़े हैं वो यही कह रहे हैं कि 2 सीट निर्दलीय और बाकी की सारी सीट्स बीजेपी के पास। ये आप राजस्थान का आंकड़ा बता रहे हैं। और अगर हम बात करें गुजरात की, जाहिर सी बात है आंकड़े ऐसे आ रहे हैं कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको लग रहा था कि इतने दिनों का जो सरकार वहाँ गुजरात में बीजेपी की चली आ रही है, तो उसको लेकर कहीं कोई नाराजगी या बाकी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी? बिल्कुल, देखिए गुजरात एक ऐसा राज्य है जो मैं समझता हूँ, जितनी अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि बीजेपी सबसे पहले अगर उनको कुछ उपयोग और प्रयोग करना होता है वो गुजरात से शुरू करती है बीजेपी। उनका कोई भी पायलट प्रोजेक्ट ले लें, कोई भी नया सरीका काम ले लें, वो आप देखेंगे कि गुजरात पे ही वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसी को देश के अलग अलग राज्यों में वो लेके जाते हैं। तो जब एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है तो सबसे पहले गवर्नमेंट को हटाना, सिटिंग सीएम को रिप्लेस करना, ये सारा कुछ कवायद जो इन लोगों ने शुरू किया हुआ है वो गुजरात से ही कहीं ना कहीं है। बहरहाल इसके अलावा हम लोगों को वोट शेयर फिसलता हुआ दिख रहा है बीजेपी का, बट तब्दीली कहीं ना कहीं वो सीट पे अभी नहीं दिख रही है। बट एक हम लोगों को ये दिख रहा है ग्राउंड पे, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे अगर कांग्रेस काम करे तो इस चीज़ को अगले चुनाव में, अगले लोकसभा चुनाव में उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा होता दिखेगा गुजरात में। बट बहरहाल अभी इस साल इस लोकसभा चुनाव में सीट पे तब्दीलियां, जो भी नुकसान बीजेपी की हो रही है वो फ़ायदा कांग्रेस को हो रहा है, बट वोट शेयर में ही हो रहा है, बट वो टर्न नहीं हो रहा है, वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, उसकी तब्दीली कहीं ना कहीं सीट पे नहीं हो रही है। मयंक का फायदा कांग्रेस को दिखा रहे हैं गुजरात में। अगर कुछ कमी आ रही है बीजेपी के वोट शेयर में, क्या आम आदमी पार्टी को आप यहाँ गिनती में नहीं रख रहे? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया था पिछले दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो गोवा में अगर हम लोग देखें जैसा उनकी रुखसती हुई थी, वही कहीं ना कहीं हम लोगों को गुजरात में होता हुआ दिखेगा। आपने देखा ही होगा कि पिछले कई दिनों से कितने सारे नेता आम आदमी पार्टी के जो वापस बीजेपी ज्वाइन करते हुए हम लोगों को दिखे हैं। तो आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपना अस्तित्व, अपना फुटप्रिंट गुजरात में खोती हुई दिख रही है। और ग्राउंड लेवल पे तो लोग भूल भी चुके हैं कि आम आदमी पार्टी भी थी कभी, जो काफ़ी बड़े टक्कर की बात कर रही थी। तो आफ्टर गोवा के बाद सबसे बड़ा राज्य जो आम आदमी के हाथों से खिसकता हुआ दिख रहा है वो गुजरात है। चलिए, हमारे साथ हिमांशु भट्ट जी भी जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। बहुत स्वागत है हिमांशु भट्ट जी आपका। और हम अभी डी डायनेमिक्स और इंडिया न्यूज़ का वो सर्वे ओपिनियन पोल सामने रख रहे थे, जो कि एक बड़े लोगों के बीच में किया गया, एक संख्या के बीच में, और गुजरात की ही बात कर रहे थे। मयंक हमारे साथ डी डायनेमिक्स से इस वक्त है। उन्होंने गुजरात को लेकर बड़ी खास बात कही कि यहाँ पर सीटों की जो बात है 26 की 26 बीजेपी को जाती उन्हें दिख रही हैं, लेकिन वोट शेयर बीजेपी का कम हो रहा है। हालांकि ये फायदा आम आदमी पार्टी को होता नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भी नहीं दिखेगा ज्यादा। मैं आपको बताऊं दो चीज। एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि पिछले 15 साल के अंदर प्रत्येक सीट के ऊपर, या फिर वो लोकसभा की हो या विधानसभा की हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% से काफी ज्यादा हो चुका है। गुजरात का जहां तक सवाल है, और लोकसभा की सीटों की बात करें तो हर एक जगह पे, मैंने एक राजकोट का उदाहरण देके भी बताया था, ऐसे नवसारी का उदाहरण ले सकते हैं हम, सूरत का उदाहरण ले सकते हैं, वडोदरा का उदाहरण ले सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स लेके आप सोचे देखेंगे तो समझ में आएगा कि जहां पर आपका 60-62% वोट शेयर एक पार्टी का है, वहां पर अगर उनका वोट थोड़ा कम भी होता है 2-4-5%, तो भी उनकी सीट नहीं जाती है। और दूसरी बात जहां तक यह है कि गुजरात के अंदर मैंने अक्सर ये देखा है कि अगर 10 मतदाता भाजपा के मतदाता है और वो पार्टी से नाराज है, तो वो क्या करेंगे, 10 में से 6 या 7 मतदाता जो है वो अपने घर में जाके सो जाएगा, वो वोट नहीं करेगा। मगर वो जाके कांग्रेस को वोट देगा, ये बात होती नहीं। ये वैसे खाली 2 या 3 है। और इसी की वजह से जब आम आदमी पार्टी बनी थी, तो आम आदमी पार्टी जो बनी थी उस वक्त का जो माहौल था, एक पाटीदार अनामत आंदोलन हुआ था गुजरात के अंदर। उसके बाद कई नेता कांग्रेस में चले गए थे, वो फिर से घूम के भाजपा में भी आ गए।
ठीक है सर, मैं उसके युवराज बाद पोखरना आम का भी आदमी रुख कर आता हूं लौट के हिमांशु सर आपके पास। युवराज पोखरना भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। युवराज जी, अब तक इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स जो ओपिनियन पोल सामने रख पाया है उसमें हमने राजस्थान गुजरात की बात कही है। राजस्थान में 23 सीटें बीजेपी को जाती दिख रही हैं सर्वे में, इस ओपिनियन पोल में, और 2 सीटें कांग्रेस की तरफ तो नहीं लेकिन निर्दलीय को जाती दिख रही हैं। वहीं गुजरात 26 में 26 बीजेपी की तरफ रुख कर रहा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इन आंकड़ों को? मनोज भाई, ये जो आंकड़े हैं ये कोई हवा के आंकड़े नहीं है, ये देश का मूड है, तो इसको मैं मूड ऑफ द नेशन मान सकता हूँ। और रही बात इसके पीछे की, यदि बात करें तो आज की तारीख में रेडी वाला हो, वीडियो गेम खेलने वाला हो, या वो युवा जो इंस्टाग्राम पे रील बनाता हो, शायद ही कोई ऐसा है जो प्रधानमंत्री मोदी से अपना कनेक्ट महसूस नहीं करता। और यदि कनेक्ट की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एक मास्टर कम्युनिकेटर हैं। उन्होंने ये नैरेटिव लोगों में, जनता में, देश में डाल दिया है कि हम विकास की बात कर रहे हैं, वेलफेयरिज्म की बात कर रहे हैं, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो विदेश नीति के माध्यम से हो, अर्थव्यवस्था के माध्यम से हो, या आंतरिक सुरक्षा के माध्यम से हो। और रही बात कांग्रेस की, तो विपक्ष का मुद्दा जातियों में बांटना हो गया, किसानों को गारंटीड एमएसपी के नाम पे 10 लाख करोड़ का एक खर्चा, जो कि अपनी अर्थव्यवस्था का 1/4 माना जा सकता है, जिस ईवीएम से आप तेलंगाना जीतते उसी पे प्रश्न उठाना। तो नैरेटिव ऐसा बन चुका है कि कांग्रेस ने डेस्पिरेशन में आके हवा में तीर छोड़ दिए हैं, ये उसको रियलाइज नहीं कर सकते हैं। और मोदी जी ने जो ड्रीम दिया है, विजन डॉक्यूमेंट दिया है, आप देखेंगे उसमें कहीं कोई आंकड़ों का वर्णन नहीं है। ये एक सपना है 2047 के भारत का, और लोग इसको फेस वैल्यू पे ले चुके हैं। तो यहाँ कोई पूछ नहीं रहे कि साहब ये कब होगा, कैसे होगा। मोदी जी ने गारंटी दी, लोगों ने उस गारंटी को मान लिया, और उसी को मोदी ने ही पक्का कर दिया कि भाई मेरी गारंटी की गारंटी है। तो ये नैरेटिव बड़ा साफ है। चलिए, सुजाता पॉल जी भी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गई हैं, पीयूष पंत जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन हमारे इस सारी तैयारी में अब हम महाराष्ट्र का भी रुख कर लेते हैं, उसके बाद हम सवालों का रुख करेंगे। मनु शर्मा, चैनल हेड राजस्थान, भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र का डाटा पहले हम बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र से क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा नजरों में है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी के हक में 16 सीटें दिखाई पड़ रही हैं, एकनाथ शिंदे के हक में 7 सीटें जाती दिखाई पड़ रही हैं, और एनसीपी के 1 जाती हुई दिखाई पड़ रही है। कुल सीटें यहां पर 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। एनडीए का हम आपको दिखा रहे हैं, यानी आप इसको समझिए 23-24 सीटें करीब करीब ये एनडीए के खाते में जाती हुई इस वक्त दिखाई दे रही हैं। एक बड़ा ओपिनियन पोल है, एक बड़े सैंपल साइज के साथ ये ओपिनियन पोल किया गया है। 3 जनवरी से लेकर ये ओपिनियन पोल 7 अप्रैल के बीच में किया गया है, और उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, इंडी गठबंधन का आप देख लीजिए। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को 8 सीटें कांग्रेस को आ रही हैं, शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे को 9 सीटें हैं, और 5 सीटें एनसीपी शरद पवार को, यानी यहां पर भी। तो अब ओवरऑल हम आपको बता देते हैं, एनडीए के खाते में 24, इंडिया गठबंधन के खाते में 22, और 2 अदर्स के पास जा रही हैं, यानी 48 कुल सीटें जो महाराष्ट्र में हैं। इसमें एनडीए एज ले रहा है, लेकिन वो उम्मीद एनडीए की इन आंकड़ों में नहीं दिख रही जो प्रधानमंत्री, बीजेपी या एनडीए के दल जो उम्मीद जता रहे हैं कि उनका प्रदर्शन ऐसा रहेगा कि महाराष्ट्र उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, महाराष्ट्र से आ रही सीटें उनके आंकड़े को सपोर्ट करेंगी। यहां पर दोनों ही तरफ, यानी इंडिया और एनडीए, करीब करीब नेक टू नेक फाइट में दिखाई पड़ रहे हैं। मुंबई ब्यूरो चीफ विकास श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब विकास, ये जो ओपिनियन पोल बता रहा है, ये बहुत हद तक जो टारगेट लेकर पार्टियां चल रही हैं उससे दूर नजर आता है, लेकिन बहुत मेहनत क्या इस बार करनी पड़ेगी? अभी भी थोड़ा सा वक्त है ओपिनियन पोल को अगर रिजल्ट में तब्दील करना होगा। जी बिल्कुल, देखिए अभी तो पहले फेज का चुनाव 19 को होना है, उसके बाद और भी महाराष्ट्र में 5 चरणों में तो 4 चरण और बचे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अगर ये ओपिनियन पोल के नतीजे जमीनी हकीकत से मेल खा जाते हैं तो ये डिजास्टर होगा एनडीए के लिए, क्योंकि एनडीए यहाँ पर 48 में से 45 सीटों की हसरत पाल कर ये चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने अपना नारा ही दिया अब की बात 45 बार, लेकिन इन ओपिनियन पोल में हम देख रहे हैं कि उनको महज 24 सीटें मिल रही हैं,
और जो विरोधी पक्ष है, मतलब कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी, इनके लिए कंप्लीटली विन विन सिचुएशन है। खासकर कांग्रेस के लिए इसलिए क्योंकि कांग्रेस महाराष्ट्र में सिफर हो चुकी है, शून्य हो चुकी है। महाराष्ट्र में उनका एक भी सांसद इस समय नहीं है। एकमात्र सांसद उनका चंद्रपुर से था बालू धानोरकर, जिनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद वो सीट जो है वो खाली है। तो एक भी सांसद नहीं रहने वाली पार्टी अगर 8 सांसदों तक पहुंचती है तो ये एक कांग्रेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। वही हाल उद्धव बालासाहब ठाकरे की शिवसेना का भी है। मौजूदा समय में उनके पास सिर्फ 5 सांसद हैं, लेकिन वो पहुंच रहे हैं 9 पर, और शरद पवार की एनसीपी 5 सीटें हासिल कर रही है, तो उनके लिए भी फायदा ही है। तो कुल मिलाकर बढ़त हो रही है महाविकास आघाड़ी को। इंडिया ब्लॉक को महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी बोला जाता है। लेकिन इन ओपिनियन पोल्स के वजहों को हम थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करें तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह लगती है कि बनिस्बत दूसरे राज्यों के महाराष्ट्र में इस बार स्थिति बहुत अलग थी। यहाँ पर 2 बड़ी पार्टियां बीते 2 सालों में इस तरीके से फूटी कि इनके वोटर्स ही कंफ्यूज हो गए कि असली पार्टी कौन सी और नकली पार्टी कौन सी है। 2019 में जब शिवसेना जीती, तब जो शिव सैनिक थे, जिन्हों की माना जाता था कि बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं इस पार्टी के, वो दोराहे पे आकर खड़े हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो विकास एक चीज समझना चाहेंगे। हमारा जो सर्वे ओपिनियन पोल जो आंकड़े सामने रख रहा है, खासतौर पर उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप की बात करें, एकनाथ शिंदे की शिवसेना में बात करें, वहीं एनसीपी के दोनों धड़ों की बात करें, क्या चुनाव चिन्ह और निशान ये सब कुछ बदलने के बाद महाराष्ट्र का वोटर डिफरेंशिएट कर पा रहा है इन दोनों ग्रुपों को? इसका मतलब जी बिल्कुल, देखिए ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जरूर पैदा करता है। शिवसेना की पहचान धनुष बाण से थी, पहली चीज। एनसीपी की पहचान घड़ी से थी। जब कोई एनसीपी ज्वाइन करता था तो कहा जाता था कि उसने हाथ में घड़ी पहन ली है। तो इस किस्म से इन पार्टियों की पहचान बनी हुई है। लेकिन पार्टियों के घुटने के बाद जो नए चुनाव चिन्ह मिले हैं वो निश्चित तौर पर एक पशोपेश की स्थिति इनके वोटर्स में पैदा करेंगे। एनसीपी के बारे में कहा जाता है कि एनसीपी के मतदाता जो है शरद पवार के चेहरे पर वोट करते हैं, लेकिन जब वो मतदान केंद्र में जाएंगे तो वहां शरद पवार का चेहरा नहीं होगा, वहां तो चुनाव चिन्ह होंगे। और वहां पर उनको ये डिफरेंशिएट करना तकलीफ वाली बात होगी कि घड़ियाल पर वोट देना है या फिर तुतारी पर, जो कि एक किस्म का बाजा जो शरद पवार की पार्टी को मिला हुआ है। कमोबेश यही स्थिति शिवसेना के साथ भी है। शिवसेना की पहचान बाघ के चेहरे से है, शिवसेना की पहचान धनुष बाण से है। लेकिन अब की बार शिवसेना के कुछ मतदाता जब जाएंगे मतदान केंद्र पर तो उनको एक नया चुनाव चिन्ह दिखेगा, मशाल। अब मशाल से वो कनेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और शायद यही वजह है कि ये जो वोटर जिस तरीके से बटा है, ये तय कर रहा है कि ओपिनियन पोल एक बड़ी चीज हो सकती है विकास, एक बड़ी चीज हो सकती है कि जो समर्थक अब तक तीर कमान को ही देखते चले आ रहे हैं, वो मतदान केंद्र पर जाकर शहरी तो समझ जाए, क्या पता गांव में एक कंफ्यूजन रहा है तो वो क्या वोट इधर उधर चला जाएगा, एक बड़ी बात होगी इस सब के बीच में। बहुत शुक्रिया विकास इस एनालिसिस के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो अब बातचीत हम कर लेते हैं राजस्थान के डेटा को लेकर, क्योंकि राजस्थान का भी ओपिनियन पोल हमने जनता के सामने रखा है, ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। तो राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी 23 हासिल करती दिख रही है, 2 अदर्स के खाते में जा रही हैं। और बड़ी बात यहां पर यह है कि इस ओपिनियन पोल में कांग्रेस के आगे 0 दिखाई पड़ रहा है, एक बड़ी बात यहां पर। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 25 सीटों में 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाना। मनु शर्मा माफ कीजिएगा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैनल हेड हैं। मनु, क्योंकि इस बार सत्ता परिवर्तन राजस्थान में हुआ है, क्या ये उसका इम्पैक्ट है या फिर मोदी का जो एक ब्रांड चेहरा जनता के सामने रखा जा रहा है उसकी वजह से ये जो 23 का आंकड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है ओपिनियन पोल में, इसे आप मानते हैं कुछ और फैक्टर है? लेकिन कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं, इसके पीछे भी क्या बड़ी वजह नजर आ रही है? अनम्यूट कर लें अपने को, मनु जी अनम्यूट कर लें। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सत्ता परिवर्तन इसको नहीं कहा जा सकता है। 2018 के अंदर जब यहाँ चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो उसके अंदर कांग्रेस बहुमत के अंदर आई थी और सरकार बनाई थी। लेकिन जब अब 2019 के अंदर चुनाव हुए तो 25 की 25 सीटें क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। आज के हालात ठीक उसी तरह है, भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता के अंदर है। लेकिन जो ग्राउंड पे अगर जाते हैं तो सीधे तौर पर जो मोदी का चेहरा एक सबसे बड़ा है, उसी के आधार पर पूरा चुनाव हो रहा है। राजस्थान के अंदर जो आप टिकट वितरण का देखेंगे तो कहीं भी ऐसा नहीं है। एक इंदू देवी जाटव का हम उदाहरण ले सकते हैं कि धौलपुर करौली की जो सीट है वहां पर
इंदू देवी को एक टिकट दिया गया है। एक प्रधान सिंपली जो है वहां उनका जब नाम अनाउंस हुआ तो शायद लोग वहां धौलपुर करौली के लोग भी पूरी तरह से नहीं जानते थे, पार्टी के नेता उनको पूरी तरह से नहीं पहचानते। तो केवल एक पहचान जो है, केवल एक कैंडिडेट खड़ा किया गया, लेकिन नाम और चेहरा सब कुछ मोदी के चेहरे पर चुनाव था। विधानसभा का चुनाव भी उसी के आधार पर लड़ा गया। कैंडिडेट और कोई मुख्यमंत्री का कोई पहले चेहरा बताया गया ऐसा नहीं है। वो हालात यहाँ लोकसभा चुनाव के अंदर देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात जो हमने करी 2 सीटों के ऊपर, जो नागौर एक सीट है जिसके ऊपर ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच में टक्कर है। तो पिछली बार भी ये दोनों ही कैंडिडेट थे, पार्टियां इनकी अलग अलग थी, लेकिन अब की बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के साथ लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो कांग्रेस का वोट बैंक तो लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो आंतरिक विरोध है वो भी उनको झेलना पड़ रहा है। दूसरी ओर ज्योति मिर्धा को जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं लोकल, उनका विरोध उनको झेलना पड़ रहा है। दोनों ही नेताओं को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन जो अभी हालात बने हुए हैं उसके अंदर हनुमान बेनीवाल जो पहले भी यहाँ से सांसद है तो उनकी पकड़ देखी जा रही है। दूसरी ओर बात करें कि रविंद्र भाटी एक नया चेहरा है, शिव से इसी बार जीत करके आए। जवाहरलाल नेहरू JNU यूनिवर्सिटी जो जोधपुर की है वहां पर पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, तो काफी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उनकी सभाओं में जिस तरह की भीड़ निकल करके आ रही है उससे लोगों को एक अंदाज लग रहा है कि युवा और जो किसान लोग हैं उनको वो साथ जोड़ने में कामयाब हो रहे हैं। बिल्कुल, जो भीड़ आती है वो भी एक संकेत देती है कि जनता किस तरफ जा रही है, ऊंट किस करवट बैठता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मनु जी तमाम बातचीत के लिए। हमारे साथ रमन जी भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रमन जी, आपके लिए खुशखबरी आ रही है, विधानसभा चुनावों के बाद भी कुछ वैसी ही लहर लोकसभा चुनावों में भी राजस्थान में दिखाई दे रही है। इसके लिए आप क्या मानते हैं कि क्या बड़ी वजह हो सकती है? क्या किसानों को साधने में या जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वहां तक पहुंचाने में कामयाब हो पा रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो मोदी की गारंटी। इस देश को ये विश्वास है कि मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी देने वाले की भी कुछ हैसियत होनी चाहिए, जिनको आज तक अगर देखा जाए, चाहे वो कांग्रेस, जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस 25 साल से एक प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश कर रही है और वो उसके लॉन्च हो जाने की गारंटी तक नहीं दे पा रहे। तो ऐसे लोगों की गारंटी तो क्या ही चलेगी। बाकी कुछ और आते जाते लोग हैं, वो कभी शीश महल में पहुंच जाते हैं और कभी मैखाने में पहुंच जाते हैं, तो उनकी गारंटी क्या लेंगे, वो भी छोड़ देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश का जो मतदाता है वो थोड़ा सा बदला है, जिसको मेरे को ऐसा लगता है कि जो एजेंसियां हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हैं या वो दूसरी एजेंसियां, उनको 2-4-5 मुख्य बिंदुओं को देखना चाहिए। एक तो पहला सबसे बड़ा वजह जो है वो है रिसर्जेंस ऑफ भारत। जो छोटा प्रांत है, जो छोटी इकाई है, हम बोलते हैं ना हर 10 कोस पे भाषा बदलती है, डायलेक्ट बदलता है, तो जो रीजनल एस्पिरेशंस थे, लोग उसमें रीजनल लैंग्वेज में सोचना चालू हो गए। ये जो सोच का ठेका लुटियन जोन ने लिया हुआ था, अंग्रेजी भाषियों ने लिया हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात आपने जो की वो ये कि जो मोदी का चेहरा है, जो एक बड़ा नाम है और क्योंकि उनके चेहरे पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है, वो अपने आप में जनता तक जो मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मोदी की गारंटी का जिक्र इस बार हो रहा है। सुजाता जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुजाता जी, अमूमन राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान जो मुद्दे रहते हैं, लोकल इश्यूज पर जनता वोट करती है, उससे इतर लोकसभा के नतीजे आते हुए नजर आते हैं। लेकिन राजस्थान में जो ओपिनियन पोल बता रहा है, इस बार कांग्रेस को थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये नतीजे नहीं है, हम इंतजार करेंगे नतीजों का। आपको क्या लगता है, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? और ये मात्र ओपिनियन है। अगर आप आज जमीन पर उतर के देखेंगे तो जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो रिटायर्ड हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि भैया ओपीएस स्कीम लागू हुई थी, आपने उसको बंद क्यों कर दी। और आज जब हम जो किसानों की बात करते हैं, तो किसान पूछ रहे हैं कि भैया एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं देते हो। तो इधर उधर की बातें करने के लिए ठीक है, और कहते हैं ना कि आपको अपने आप को खुश करने के लिए ये सारी बातें बोलना कि कौन 25 साल से क्या बन रहा है। हम तो देख रहे हैं एक ऐसा व्यक्ति
जो जब से आया है वो तब से यही कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भी कहे कि भैया मैं तुम्हें गोटियों की तरह खेलूंगा। उसकी तो खुद की गारंटी नहीं है भाई। वो तो मुख्यमंत्री से लेकर पूरी कैबिनेट हटा देता है, क्योंकि इतना डरा रहता है वो आदमी। वो जानता है कि अगर पारदर्शिता से कोई सरकार चल गई किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की, तो उसे उठाकर फेंक दिया जाएगा। और वो ये भी जानता है कि अब वो जो नारा दे रहा है वो केवल एक जुमला मात्र है, और जुमले का नया नाम है गारंटी। आपने देख लिया, हम बाबा साहेब के चरणों में अपना शीश नवाते हैं, आज उनको याद करते हैं खास करके। लेकिन मोदी जी जब अपने भाजपा के मैनिफेस्टो को लाते हैं तो उसमें क्या लिखा जाता है? मोदी की गारंटी। मतलब भारतीय जनता पार्टी में आज जो कुछ भी बनाया गया है मोदी जी के द्वारा बनाया गया। तो अगर उनके लिए काम करते हुए लोग आपके सामने आएंगे तो उनके सेवक ही होंगे ना। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के आगे अब सेवक लिख देना चाहिए, क्योंकि इसीलिए उनके दिखाए रास्ते पे चलते हुए इन्हें बहुत कुछ करना पड़ता है। आपका जो सर्वे आप तंज कर रही हैं, आपने लेकिन कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे अब यूएसपी तक मानते है। हैं कि मोदी की गारंटी के साथ ही संकल्प पत्र उन्होंने जनता के सामने रखा है। आदित्य भी हमारे साथ जुड़े हैं। संकल्प तो आदित्य, उन्होंने क्योंकि पहले भी ओपिनियन लिया था। पोल का जो ओवरऑल सर्वे रहा उसमें 383 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 109 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो 400 पार का नारा था उससे बहुत क्लोज एनडीए दिखाई दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ग्राउंड पर क्या नजर आती है? जी मैं बताऊं, उसका सबसे बड़ा वजह जो है, एक तो ये कि जब आप ये पुराना डाटा देखेंगे 2009 से लेकर के 2014, 2019 और अभी का, तो जितने भी वोटर्स बढ़े हैं, जितने प्रतिशत वोटर, जैसे अगर मैं बताऊं राजस्थान का भी बात हो रही है, राजस्थान को लेकर के हमारे बात करें तो 2009 में जो 48% वोट पड़े थे, उसके बाद 2019 में लगभग 63.41% वोट पड़े था। और ये जो पूरा का पूरा वोट प्रतिशत था वो बीजेपी की तरफ गया था, एनडीए की तरफ गया था। तो ये साफ है कि जब से 2014 में भी यही हुआ था, 2019 में भी यही हुआ था कि जो वोटर्स बढ़ रहे थे, महिला वोटर्स की बात हम करें या यूथ वोटर्स जो हैं वो जो पहली बार वोट कर रहे हैं वो उनकी बात करें, जब भी वोटर्स नए वोटर्स आए हैं उनकी पसंद जो रही है वो बीजेपी रही है या एनडीए रही है। उसका कारण ये है कि मोदी जी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कनेक्ट है आम जनता से या यूथ के साथ में, जिस तरीके से अभी आप देख रहे होंगे कि जो गेमर्स को जैसे उन्होंने बुलाया तो वो यूथ को कनेक्ट बहुत करते। पहली बार ऐसा हुआ जब यूथ के लिए जो कंटेंट क्रिएटर्स, यूथ कंटेंट क्रिएटर्स थे उनको बुला करके उनसे बात की गई। ये इस तरीके का पूरा पहली बार देश में हुआ है जो इस तरीके का कनेक्ट कर पाए। जो प्रदेश का प्रधानमंत्री एक गेम खेलने वाले बच्चे को बुला करके उनसे हालचाल पूछ रहे हैं, उनकी तबीयत पूछ रहे हैं, आप कैसे गेम खेलते हैं उनके साथ में, उसकी तरह बात कर रहे हैं। तो ये जो कनेक्ट है, इसके साथ में जो महिलाओं का वोटर है, महिला को जो वोट है वो भी जो है बीजेपी की तरफ से होता दिखाई दे रहा है। कारण इसका यह है कि जो वोटर्स रहे हैं उनकी जो मोदी की गारंटी की जो बात हमेशा आती है कि मोदी की गारंटी क्या है, तो मोदी की गारंटी जो महिलाओं के लिए रही है, जो एक सिक्योरिटी बात होती है, जब महिला अकेले रास्ते पर घूमे या कहीं पे जाए तो एक जो सिक्योरिटी की फीलिंग आती है, वो सिक्योरिटी की फीलिंग जो है वो जरूर जो है नरेंद्र मोदी की तरफ झुकाव आता है, बीजेपी एनडीए की तरफ आता है। इसका जो पूरा लाभ है ये जो मिलता है वो एनडीए को पा मिलता रहे है। हैं इस ओपिनियन पोल में। हम तेलंगाना का भी आंकड़ा रख देते हैं सामने और फिर उसके बाद सवालों के साथ आगे बढ़ेंगे। पीयूष पंत जी हमारा देर से इंतजार कर रहे हैं, पहले तेलंगाना के आंकड़े सामने रख देते हैं कि इस इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स के ओपिनियन पोल में तेलंगाना के आंकड़े क्या निकलकर सामने आए। तो कुल 17 सीटें तेलंगाना में, जिसमें कांग्रेस के खाते में 8 जाती हुई नजर आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5, बीआरएस 3 सीटें लेती हुई नजर आ रही है, एआईएमआईएम का भी खाता खुलता हुआ दिख रहा है। 17 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर, हालांकि क्योंकि ये माना जाता है कि दक्षिण भारत में जो भारतीय जनता पार्टी का इस बार फोकस है वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रथ वहां जाते हुए रुक जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हालांकि यहां पर 8 विधानसभा सीटें जीत पाई, लेकिन एक बड़ा वोट शेयर कैप्चर किया और उसी को तब्दील करने की यहां कोशिश है। तो ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साहित करने वाले हैं। पीयूष पंत जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पीयूष पंत जी, हालांकि हम जो आंकड़े दिखा रहे हैं इस ओपिनियन पोल के, इसमें 383 पर एनडीए जाता दिख रहा है, 400 पार का नारा दिया गया है, वहां तक टच नहीं कर रहा है। ये वजह क्या है ये भी जानेंगे, लेकिन पहले तमिलनाडु का भी डाटा देख लेते हैं। तमिलनाडु जहां 39 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी के पास हालांकि अभी तक एक भी सीट नहीं है, लेकिन इसमें 4 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं, डीएमके को 22 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस को 6 सीटें,
AIADMK को 3 सीटें और अदर्स के खाते में 4 जाती हुई नजर आ रही हैं। 2019 में 5 सीटों पर क्योंकि उम्मीदवार बीजेपी की ओर से उतारे गए थे, लेकिन एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। हालांकि नई संसद के उद्घाटन के दौरान दक्षिण से जो तमाम पुजारियों को बुलाया गया, सेंगोल का भी जिक्र हुआ। पीयूष पंत जी, आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट है? 4 सीटें बीजेपी गेन करती हुई दिख रही है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अगर गेन कर रही है तो अगर ये आपका ओपिनियन पोल जो है वो सही है तो निश्चित रूप से वो प्रभाव माना जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इस बार जो है दक्षिण की तरफ थे कि उनको उत्तर में तो उन्होंने जो है कि भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मजबूत करा, लेकिन दक्षिण जो है वो कहीं भी जो है कि भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ मेल नहीं खा रहा था और उनको महत्व नहीं दे रहा था। इसीलिए उन्होंने पूरे तमिलनाडु को पहले जो था AIMDMK के साथ मिलकर वो वहाँ पे चुनाव लड़ते थे, लेकिन AIMDMK के साथ वो अलगाव हो गया है, तो वहाँ पे अपनी पैठ बनाने के लिए लगातार नर्चर किया। और आपको याद होगा कि न केवल सिंगोल का मामला, क्योंकि सिंगोल जो है वो लोकतंत्र की जो परंपराएं हैं उसके खिलाफ है, वो एक राजदंड है, और राजदंड है वो राजसत्ता का जो है कि प्रतीक है वो, और वो राजसत्ता के हस्तांतरण में ही इसका इस्तेमाल होता है। वो गलत था वहाँ पे स्थापित करना, लेकिन उसका पर्पस सिर्फ यही था कि साउथ के लोगों से कनेक्ट पैदा करना, वहाँ के पंडित पुजारियों को बुलाना, उनसे मंत्रोच्चारण करवाना और ये करवाना। उसके अलावा आपको याद होगा कि BHU में भी एक तरह का जो है कि समागम वहाँ पे रखा गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें साउथ के भी बहुत से जो है रिलीजियस माइंडेड उनको वहाँ जो है जो बनारस में जिस तरह से कॉरिडोर बनाया गया है उसको दिखाना, और वहाँ पे एक संवाद करना वहाँ के जो सांस्कृतिक जो पंडित हैं, जो तमिल संगमम की आप बात कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ये कोशिश रही है तमिलनाडु, और अगर आपका ये सर्वे या ओपिनियन पोल सही है, अगर होता है तो निश्चित रूप से उसके पीछे जो बहुत कल्टिवेट किया है नरेंद्र मोदी जी ने इसको वहां से लेने के लिए सीटें, तो वो फायदा होते हुए निश्चित दक्षिण के लिए प्रधानमंत्री कोशिश करते भी दिखे हैं, क्योंकि दक्षिण में खासा जोर कांग्रेस का दिखाई पड़ा है एक लंबे वक्त तक, या कांग्रेस के सहयोगी दलों का दिखाई पड़ रहा है। लिहाजा प्रधानमंत्री और बीजेपी एनडीए की पूरी कोशिश रही है दक्षिण को लेकर। और दक्षिण के ही दूसरे राज्यों के बारे में डाटा देख लेते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु की भी बात कर लेते हैं हम। ये डाटा आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहा है कर्नाटक का, जहां पर 22 बीजेपी को मिलती दिख रही हैं, 4 कांग्रेस और जेडीएस के हाथ में 2 सीटें, कुल 28। तो इसके अलावा केरल की भी सीटों का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं और पिछले चुनावों में बीजेपी एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई थी, खाता नहीं खुला था। लेकिन ओपिनियन पोल ये बताता है कि 2024 में बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस 11, LDF 4 सीटें और UDF के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी का खाता केरल में खुल रहा है, ऐसा ओपिनियन पोल बता रहा है। चलिए इसके साथ ओवरऑल का भी रुख कर लेते हैं। ओवरऑल सीटों का क्या हम आंकड़ा दे पा रहे हैं, ये ओवरऑल आपके टीवी स्क्रीन पर 383 एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं, 109 इंडिया गठबंधन और अदर्स के हाथ में 51, 543 सीटों का यह आंकड़ा। यह अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि आगे चलकर लोगों का माइंडसेट, मूड वो क्या निर्भर करता है वो भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल 3 जनवरी से 7 अप्रैल के बीच में 2 लाख से ज्यादा सैंपल साइज के साथ जो लोगों से जानकारी ली गई, उसके आंकड़े निकलकर ये सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और नतीजों में ये कितने तब्दील हो पाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल एक अनुमान यहाँ पर जरूर जताया जा रहा है कि 543 में से 383 एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन जो कि 26 पार्टियों का दल अलायंस बना है, और ये कोशिश इस बार की गई है कि एनडीए को फाइट देंगे, लेकिन वो चुनौती देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। 383 हालांकि आंकड़ा 400 पार का लेकर एनडीए चल रहा है, वो भी यहाँ पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन जरूर बीजेपी बढ़त बनाने की कोशिश। रमन जी का रुख कर लेते हैं। रमन जी, हम जो अपने ओपिनियन पोल में आंकड़ा सामने रख रहे हैं उसमें 383 हम एनडीए तक जाने का एक संदेश सामने निकाल कर ला पाए हैं, जो निकल कर आ रहा है इन आंकड़ों से। आपको क्या लगता है, ये 400 पार तो नहीं दिखा रहा है, उससे कम दिखा रहा है? कोई कमी पेशी समझ में आती है, या जिसको आपको लगता है कि माइंड मेकअप करने के लिए अभी काफी वक्त है, ये चीजें बीजेपी या एनडीए कवर कर लेगी? देखिए, आपके आंकड़ों को मैं ना सत्य बोलूंगा और ना मैं झूठ बोलूंगा। उसकी वजह यह है कि हर एक आंकड़े जो एकत्रित होते हैं उनका विश्लेषण करने की एक मानसिकता, एक तरीके से करा जाता है,
तो जिसको जैसा उसकी भावनी वैसे ही उपजे बुद्ध, तो मैं उस पे जाता हूँ। सोफोलॉजी के लिए आपको बहुत सारे मानकों को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक फैक्ट है कि जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां भी बीजेपी के वोट शेयर बढ़ जाते हैं, और जहां मोदी जी जाते हैं वहां तो बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो ये जो एक डबल वहमी है, ये एक फैक्ट है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है कि एक सीट जहां पे प्रधानमंत्री महोदय अपना उद्बोधन देते हैं या अपना एक रैली करते हैं, उसके आसपास की 10 से 15 सीटें डायरेक्टली इम्पैक्ट होती हैं, तो वो भी एक आपको विषय रखना पड़ेगा। उतना ही इम्पैक्ट राहुल गांधी जी का उद्बोधन सुन के या उनकी बहन का उद्बोधन सुन के या आजकल तो खड़गे जी भी कंपटीशन में है, तो वो इस प्रकार के उद्बोधन देते हैं कि जहां पे उनके उद्बोधन के उपरांत भारतीय जनता पार्टी के रमन जी, भले ही आप तंज कर रहे हो कि राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं बीजेपी को फायदा हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा हमला लगातार राहुल गांधी पर ही आपके तमाम बड़े चेहरे स्टार प्रचारक बोलते हुए नजर आते हैं। परिवारवाद को लेकर चाहे कहा जाए, लेकिन राहुल गांधी का जिक्र हर मंच पर होता है। चुनौती मानते हैं क्या? नहीं, देखिए हम ये फैक्ट दिखाते हैं कि देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, अच्छा होता है वो तो समझ जाता है इंसान, लेकिन अच्छे की कीमत सब समझ में आती है जब बुरा सामने दिखता है। जब तक पाप नहीं दिखेगा पुण्य का पता नहीं चलेगा, जब तक खटास नहीं दिखेगी तब तक मिठास का पता नहीं चलेगा, जब तक फेलियर नहीं दिखेगा तब तक सक्सेस का नहीं पता चलेगा। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कांग्रेस ने अपने दो उदाहरण छोटे छोटे देता हूँ। कांग्रेस ने एक स्कीम बोली कि महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। मैं ये बोलता हूँ कि भारत की सभी महिलाओं को नहीं, उन्होंने बोला पिछड़ों को, निम्न आय के। मैं ये बोलूँ कि सिर्फ 20 करोड़ महिलाएं भी हों और 1 लाख देना हो तो कितना होता है साहब? 20 लाख करोड़। आपकी जीडीपी 40 लाख करोड़ की है। ये 50% कहाँ से दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, इसका आकलन आज तक करने की चेष्टा ही नहीं है। किस मार्ग से आएगा ये नहीं। वो सैम पिट्रोडा ने जरूर बोला कि बढ़ा देंगे। सुजाता जी का रुख कर लेते हैं। सुजाता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुजाता जी, दूसरा उदाहरण भी देने दीजिए। जी पूरा करने तो मुझे क्यों बुलाया आपने? तो दूसरा उदाहरण मैं ये बोलता हूँ कि जो भी आप आज बात कर रहे हैं, इनके लोगों ने इनके बारे में क्या बताया जनता को कि पिछले 10 सालों में क्या क्या? सुजाता जी चलिए रमन जी सुजाता जी जवाब आप दे दीजिए जो कुछ भी उन्होंने बोला है। जी खत्म करने दीजिए। दोनों चीजों का जवाब दे देना सुजाता है। जब हम बात कर रहे हैं तो जनता की बात कर रहे हैं, और जनता के जो मुद्दे हैं, आज जनता की लड़ाई आज सीधे मोदी जी से है। जिन मोदी जी की ये पूजा करते हैं, और मुझे इनके ऊपर दया भी नहीं आती, क्योंकि भाई उनके गुलामों के साथ तो यही होना, उन्होंने यही करना है। लेकिन किसानों की एमएसपी के ऊपर इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कुछ नहीं लिखा। किसान नाराज हो गया। नारी सुरक्षा के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। हमने नारी न्याय के बारे में कहा, हमने महालक्ष्मी के बारे में कहा, और इन्होंने कहा कि महिलाओं को 1 लाख, सबसे गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए प्रति साल मिलना, वो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो हो गया, क्योंकि इनके दिमाग के अंदर कूड़ा करकट भरा हुआ है। और मोदी जी के मुंह से चीन का चू नहीं निकलता। लेकिन इधर की बात में बेचारा हम बात कर रहे हैं कि हम युवाओं को न्याय देंगे, हम बात कर रहे हैं कि महंगाई को कम करेंगे, हम बात कर रहे हैं कि अग्नि योजना को खत्म करेंगे, और 30 लाख सरकारी पद जो केंद्रीय सरकार में है हम उनको भर्ती करेंगे। मगर जब हम अप्रेंटिसशिप की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये मुझे गाली दे रहे हैं। जब हम युवाओं के बारे में बोलते हैं कि हम उसको उनके लिए क्या चीजें करेंगे, तो मोदी जी कहते हैं ये मुझे गाली देते हैं। तो ये मोदी जी कहते हैं कौन क्या खा रहा है इसके कारण से मुझे वोट दे दो, और हम बात कर रहे होते कि मणिपुर में हम स्थिति को ठीक करेंगे, हम महंगाई को कम करेंगे, हम लद्दाख को 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें डालेंगे। इन सब चीजों के बारे में इनके पास कोई बात नहीं है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आज जनता की लड़ाई सीधे मोदी जी के साथ है, क्योंकि मोदी जी आज बात कर रहे थे 5 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। ये बीच में क्यों बोलते हैं? 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस हम पहले ही दे चुके हैं।
राजस्थान में, जी। और ये सच बात है, भारतीय जनता पार्टी को पता ही सुजाता जी। नहीं कि काम 25 करना लाख कैसे का है। हेल्थ इंश्योरेंस के बाद भी अगर नौकरी विधानसभा देंगे। में सरकार बनाने की स्थिति नहीं करोड़ होती नौकरियां कहाँ है गई? तो उस पर सोचना तो पड़ेगा ना। मैं मेरे साथ पोखरना जी भी हिमांशु भट्ट जी, एक मिनट, ठीक है, हिमांशु भट्ट जी का रुख करूंगा। काफी देर से मैंने रोक रखा है हिमांशु भट्ट जी को। हिमांशु भट्ट जी, आंकड़ों पर राजनीतिक महाभारत आप भी सुन रहे होंगे। तब से अभी तक बंटवारे पे ही जी रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ डिवाइसिव पॉलिटिक्स के लिए क्या भारत तैयार है? नहीं, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के लिए तैयार है। और कांग्रेस डिवाइसिव पॉलिटिक्स का पर्यायवाची शब्द है। बंटवारे का दूसरा लफ्ज कांग्रेस है। पाकिस्तान करेंगे, चीन के बारे में देश का बताएंगे नहीं। बंटवारा, आपको तो जाति यही पे नहीं पता कि बंटवारा, आपकी धर्म पे foreign policy क्या बंटवारा, है। आपको यही वाणी नहीं पे पता है बंटवारा, कि पहनावे पे अर्थव्यवस्था बंटवारा, को ठीक कैसे करनी है। नारियों के आप नाम पे कहेंगे कि बंटवारा, आपका हर दमका चीज बज पे रहा है। बंटवारा। आप तो देश की लंका लगा रहे हैं भाई। अरे और जनता आप- देख रही है आज क्या जो बात है, युवा आप तो पेपर लीक सुप्रिया से जी त्रस्त जैसी है, लैंग्वेज पे पहुंच उनके गई लिए- जी। उनके लिए ये हम सुप्रिया जी लेकर जैसी आएंगे भाषा पे एक पहुंचती जा रही कानून, हैं। नियम, देश की कायदे। लंका सुजाता जी, अभी और क्या बोलेंगी? सुजाता जी, मेरा विनम्र निवेदन होगा, थोड़ा शब्दों की मर्यादा रखें। आपने काफी बोल लिया। मैं हिमांशु भट्ट जी को, मैं हिमांशु भट्ट जी का रुख करता हूँ। हिमांशु जी, राजनीतिक महाभारत थमने का नाम नहीं लेगी लगता है। हिमांशु जी दोनों बोलिए हिमांशु जी। एक बात सुन ले भैया, हम बात कर रहे थे ओपिनियन पोल जो आए हैं, वो ओपिनियन पोल क्या कहते हैं उसकी बात हो रही है। ग्राउंड के ऊपर ये जो ओपिनियन पोल्स किए गए हैं, वो ओपिनियन पोल्स के नतीजे क्या है, उसके मानदंड क्या है, उसकी बातें हो रही थी। ये पार्टी पॉलिटिक्स के लिए दूसरे मंच है, और शायद यही लड़ाई है जो पिछले 10 सालों से देश की प्रजा देख रही है। दो अलग अलग विचारधाराएं हैं, और वो विचारधाराओं के बीच में प्रजा को जो भाता है, प्रजा को जो अच्छा लगता है ना, प्रजा उसको वोट करती है। दो पिछले चुनावों से हमें पता चल चुका है क्या है, और ये तीसरा चुनाव आ रहा है। और विपक्ष के ऊपर वार करना एक बात होती है, उसे अपमानित करना दूसरी बात होती है। राजनीति की गरिमा को भूल के जब शब्द प्रयोग होंगे तो फिर रिएक्शन आएगा, और बहुत बुरे रिएक्शन आएंगे, और प्रजा उनको बहुत अच्छी तरह सबक सिखाएगी। शायद यही वजह है कि एक जमाने में 414 सीटें लेने वाली पार्टी 44 पे 10 साल पहले सिमट गई थी, और आज मुश्किल से 50 को पार कर सकी। 24 में शायद उससे भी बुरी हालत हो। अगर यही वाणी विलास रहा तो यही होगा। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आज हम बात कर रहे हैं स्टेट वाइज कहां पर किसको कितनी सीटें मिलेगी, कितने प्रतिशत वोट मिल सकते हैं, वो ओपिनियन की पोल्स की बात हो रही थी। हम बात नहीं कर रहे थे कि ये कैसा है, ये गंदा है, ये क्या है, वो क्या है। जिस वक्त हमारी दोनों मेहरबानी करके क्योंकि जो भी बात करें, नहीं है, हम कह रहे हैं तो 30 राजकीय लाख डिबेट के लिए केंद्रीय हमारे पास सरकार दूसरे के फोरम खाली है। पद भरे जाएंगे। बहुत सी चर्चा होती है, ये यहाँ बिल्कुल, पर टीवी आप पर या मंच पर बड़े बड़े भाषण देने से काम हम नहीं उन्हें चलता है, right और to जनता के apprenticeship बीच आप के अपना तहत मैसेज किस तरह से 1 लाख कन्वे कर पा रहे हैं, उसी का ये रिजल्ट है। उसी का आप कह सकते हैं कि जो अनुमानित आंकड़े हैं वो हमने आपके सामने रखे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।